अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस वीलॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। कल के रोज़ कुछ अहम वाक़यात रूनुमा हुए, ख़ास तौर पर रऊफ़ हसन साहब के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ, उसके बाद एकदम माहौल फिर से बड़ा गर्म हो गया है। और आज के रोज़ रऊफ़ हसन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी जज्बाती किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और फिर से बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल था उनकी तरफ से। तो बज़ाहिर अगर उन्हें डराने की कोई कोशिश थी तो ऐसा लगता है कि ये नाकाम कोशिश थी। बजाय इसके कि वो खौफज़दा होते, बल्कि वो और खुले अल्फाज में ज़ालिम को ललकार रहे थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें आज़म सवाती साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी कुछ बातचीत की और ओवरऑल अब लग रहा है कि पीटीआई जो एक मौक़िफ़ ले चुकी है उससे पीछे हटने को अब तैयार नहीं है। इसके ऊपर थोड़ी तफसील से बात करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बड़ी ड्रामाई सी सूरत हाल भी बनी, क्योंकि इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में हमाद अज़हर साहब अचानक से रूपोशी ख़त्म करके नमूदार हो गए, मंजर आम पर आ गए और उनका वहाँ पर आना था कि इस्लामाबाद पुलिस भी फ़ौरन हरकत में आ गई उनकी गिरफ़्तारी के लिए। और जैसे ही इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पर पहुँची, उन्हें ये पता चला कि उससे पहले ही हमाद अज़हर यहाँ से रवाना हो चुके हैं। इस सारे वाक़े के ऊपर आपको डिटेल्स मैं बताती हूँ। यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से अफसोसनाक ख़बर है, परेशान कुन ख़बर है, आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर इमरान खान ने आज अडयाला जेल में बड़ी अहम गुफ्तगू की है। जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके बाद आज उनकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा हो रहा है कि खान साहब भी अब ये समझ रहे हैं कि एक बहुत फ़ैसला कुन मोड़ जो है उनकी तहरीक में अब वो आने की ज़रूरत है। और इसीलिए एक और उन्हें साथी भी मिला है इस तहरीक का। और अब मौलाना साहब के साथ आज तहरीक इंसाफ के एक वफ़द की असद कैसर साहब की सरबराही में मुलाकात हुई है। ये मुलाकात भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगरचे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि दोनों साथ साथ चलने के लिए बज़ाहिर तैयार हैं, लेकिन क्या तहरीक है, क्या कोई अलायंस में वो शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, कब से जलसे जुलूस का सिलसिला होगा वगैरह वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी अनाउंस नहीं की गई हैं। लेकिन ये मुलाकात काफ़ी फ्रूटफुल थी क्योंकि इसके बाद एक अहम मुश्तरका मीडिया टॉक भी हुई जिसमें उन नकात के हवाले से गुफ्तगू की गई जिनके ऊपर इत्तफाक़ राय पाया जाता था। अब इस गुफ्तगू के हवाले से मज़ीद जो अंदर ज़ाहिर बातचीत हुई होगी, वो सारी बातें इमरान खान साहब को कल उमर अयूब साहब मुलाकात करेंगे और बताएंगे, उन्हें ब्रीफ़ करेंगे, जिसके बाद फिर अगले लाहे-अमल का ऐलान होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिटेल्स भी बताऊँगी। और फिर ये जो बदलते हुए आपको हालात नज़र आ रहे हैं, इसको क्या कोई डील समझ रहा है या इसमें कोई और अवामिल कार फरमा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे इसी वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो रऊफ़ हसन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात का आगाज़ करते हैं जी। रऊफ़ हसन साहब कटे हुए गाल के साथ, जहाँ पे कोई दर्जन भर से ज़ायद टांके आए हैं, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मुझे महसूस हो रहा था कि अब उनकी ज़ुबान में काट और भी महसूस हो रही है, लफ्ज़ और भी धारीदार तलवार की तरह महसूस हो रहे हैं, क्योंकि अब वो कोई भी ढके छुपे अल्फाज में या आप कह सकते हैं कि कोई मफाहमाना अंदाज में बात नहीं करते, अब वो सीधी सीधी बात करते हैं। और उनकी बात में हमें एक दर्द भी आज नज़र आ रहा था, एक जज्बातियत भी नज़र आ रही थी। तो रऊफ़ हसन साहब ने आज ये बात की कि जो कुछ तो ज़ाहिर है जो कल रात उनके साथ इंसिडेंट हुआ GNN ऑफिस के बाहर, उसको थोड़ा सा उन्होंने डिस्क्राइब किया। वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि ये कातिलाना हमला था, शहरक काटने की कोशिश की गई थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। और उन्होंने फिर ये सारी बात की कि किस तरह से उनको फॉलो किया गया है। ये सब चीज़ें, सवाल बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, सामने हैं। और इस सारे वाक़े के बाद अब तक तो गिरफ़्तार हो जाना चाहिए था इन अफराद को, नामालूम अफराद को, जो ख्वाजा सरा के भेस में थे, क्योंकि ख्वाजा सरा कम्युनिटी तो इस सारे वाक़े से लाताल्लुक़ी का ऐलान करी है। कल ही के रोज़ हम देख रहे थे जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है रावलपिंडी की, इस्लामाबाद की, उनकी तरफ से लाताल्लुक़ी के बयान आ रहे थे कि हम इस तरह लोगों के ऊपर अटैक नहीं करते और इस तरह के वाक़यात को हमारे साथ मुंसलिक ना किया जाए, ये लोग हम में से नहीं हैं, इन्होंने हमारा रूप ज़रूर धारा है। तो वो तो पहले ही इसको डिसऑन कर रहे हैं। अब क्या कौन लोग हैं, फुटेजेस अवेलेबल हैं, इनको ट्रेस करना कोई इतना ख़ास मुश्किल भी नहीं है। लेकिन क्या इस सारे वाक़े का हाल भी वही होगा जो इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमले के वाक़े की सूरत में हमने देखा था, कि जहाँ पर इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी की FIR दर्ज नहीं करवा सके, अपने जिन लोगों पर उनको शुबा था उन लोगों के नाम तक नहीं FIR में वो शामिल करवा सके थे, और उसके बाद भी
अभी तक 2 मुल्ज़मान को भी पिछले दिनों रिहा भी कर दिया गया इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमले में, जिनके हवाले से इल्ज़ाम था कि उन्होंने कोई सहूलतकारी की है, कोई गन्स वगैरह फ्राहम किए वगैरह। तो वो तो सिरा हो सकते थे ये ढूंढने का कि कौन इसके मास्टरमाइंड थे, लेकिन उनको रिहा कर दिया गया। इसी तरह से क्या ये रऊफ़ हसन साहब के ऊपर भी जो कातलाना हमले के लोग हैं, ये भी क्या नामालूम अफराद ही रहेंगे हमेशा? तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं, और ये सवालात इसलिए भी इस वक्त में उठाए जा रहे हैं कि जो कोई कार्रवाई पीटीआई के ख़िलाफ़ करनी होती है उसमें तो हमें पुलिस सुपर किस्म की मुतहर्रिक नज़र आती है। ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना कोई बच्चे देखते हैं, ना बुज़ुर्ग देखते हैं, और टूट पड़ते हैं घरों के ऊपर, टूट पड़ते हैं कारकुनान के ऊपर, और हर तरह का फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, बग़ैर वारंट के दंदनाते हुए घरों में घुस जाते हैं चोर डाकुओं की तरह। तो ये सब कुछ ही करते हैं जब पीटीआई के ख़िलाफ़ इन्होंने कार्रवाई करनी होती है, और जब पीटीआई कहीं पे खुद मुद्दई होती है तो फिर आप देखते हैं कि कोई ज़रा जुम्बिश नहीं करता, किसी को कोई परवाह नहीं कि भाई ये भी कल एक कातलाना हमला था, इसकी भी सीरियसली तहकीकात करनी चाहिए। ये मैं इसलिए भी बात कह रही हूँ कि आज ही इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट जो है पीटीआई का, वहाँ पर इवन अक़वाम मुत्तहिदा का एक वफ़द भी वहाँ पर मौजूद था, और बैरिस्टर गौहर साहब से, रऊफ़ हसन साहब से उन्होंने मुलाकात भी करनी थी। और ये इसी दौरान हमाद अज़हर साहब अचानक से सेक्रेटेरिएट पहुंच गए, और वहां पर उन्होंने आके अपनी रुपोशी ख़त्म करने का ऐलान भी किया। उन्होंने भी यही वजह बताई कि चूँकि रऊफ़ हसन साहब के ऊपर जिस तरह से ये कातलाना हमला हुआ है, उसके बाद इमरान खान साहब ने उन्हें ये मैसेज पहुँचाया है कि जी आप अपनी रुपोशी ख़त्म करके मंजर आम पर आ जाएँ, लिहाजा वो आ गए हैं, क्योंकि उन्हीं के कहने के ऊपर वो रुपोश थे। उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा है कि आप पे तशद्दुद होगा, अगर आपको पकड़ लिया तो आप इसलिए महफूज रहें, और अब उन्होंने कहा है कि आप सामने आकर लीड करें, तो मैं सामने आ गया हूँ। बहरहाल उन्होंने ये थोड़ी सी मीडिया टॉक क्या की, उसके बाद सबको पता चल गया कि जी यहाँ पे हमाद अज़हर साहब आए हुए हैं, और हमाद अज़हर साहब ना हो गए जैसे कोई खुदा न खास्ता कोई दहशत गर्द है, कोई उसामा बिन लादेन है, या कोई और कोई वांटेड किस्म का आलमी सतह का बंदा है कि जिसको पहुंचना और जाके पकड़ना बहुत सख्त ज़रूरी था इस्लामाबाद पुलिस के लिए, कि चंद सेकंड्स घंटे अगर लेट आगे पीछे हो जाते तो न जाने क्या हो जाता, वो कोई बम फाड़ देते। यानी वो आपका साबिक वज़ीर है, और वो वज़ीर है जिसने फैटफ से आपके मुल्क का नाम निकलवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, और एक पूरी उनकी फैमिली की हिस्ट्री है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उनका एक किरदार रहा है, और मुख्तलिफ ओहदों पर वो लोग रहे हैं। उनके वालिद साहब भी, वो ख़ुद भी कितनी दफ़ा मेंबर रहे असम्बली के, और उनके लिए आप इस तरह बिहेव कर रहे हैं कि जैसे वो कोई दहशत गर्द हैं, जैसे वो कोई अल्लाह माफ़ करे कोई पता नहीं कितने बड़े मुजरिमान हैं, कोई कातिल हैं, या कोई खुदकुश जैकेट पहन के हर वक्त घूम रहे हैं कि उन्हें पकड़ना 1 सेकंड में बड़ा ज़रूरी है। तो वो जनाब ये भी ना इन्होंने देखा कि अंदर यूनाइटेड नेशन का वफ़द भी आया हुआ है, और जनाब इन्होंने पूरा धावा बोल दिया। काफ़ी बड़ी तादाद में नफरी वहाँ पहुँच गई, और जनाब अजीब सा वहाँ पे माहौल बन गया। खैर उनके आने से पहले ही हमाद अज़हर साहब वहाँ से रवाना हो चुके थे, तो हमाद अज़हर साहब तो उनके हाथ ना आए, अलबत्ता वहाँ उनकी मौजूदगी ने काफ़ी अजीब एम्बेरसिंग सिचुएशन ज़रूर क्रिएट कर दी, और ये सवाल उठने लगा कि भाई आप लोग कहीं पे किसी को भी पकड़ने के लिए बगैर वारंट के इस तरह पहुंच जाते हैं, धावा बोल देते हैं, और वहाँ पर अब यूनाइटेड नेशन का जो वफ़द है वो क्या मैसेज लेके जाएगा कि किस तरह का मुल्क है आपका, जहाँ पे कोई खुद कानून के रखवाले जो हैं किसी कानून की परवाह नहीं करते, बगैर वारंट के घुसे चले आते हैं, कहीं पे भी छापे मारते फिर रहे हैं। तो ये आप क्या मैसेज बेसिकली दे रहे हैं बाहर के लोगों को? आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आओ हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो, ऐसे मुल्क में जहाँ पर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, जहाँ पर कोई भी चलता फिरता किसी को भी ब्लेड मार देता है, और बड़े पॉश इलाके में ब्लेड मार देता है, और यहाँ पर जो है पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ एक सियासी जमात को टारगेट करने में दिन रात मसरूफ़ हैं। आम शहरी लुट रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ भी उनके साथ हो रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है, उनकी किसी को कोई फिक्र नहीं है। तो आप ये मैसेज बेसिकली दे रहे हैं लोगों को। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल रही। रऊफ़ हसन साहब इस पर भी तिल मिलाए, तप गए। उन्होंने कहा यार मेरे ऊपर जो कल हमला हुआ है वो तो आपने पकड़े नहीं, उल्टा आप यहीं पे धावा बोलने आ गए। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी इस मौके के ऊपर अफसोस का इजहार किया कि थोड़ा सा लिहाज और शर्म होनी चाहिए। रऊफ़ हसन साहब ने तो सीधी सीधी बात की, उन्होंने देखा हम जो ये दलेरी इस वक्त दिखा रहे हैं हमें हमारे लीडर की तरफ से मिली है, हमने उसको देखा है कि वो इतनी अगर हिम्मत हौसले में है तो उसी से हमें ये हौसला मिला है, और हम कोई डरने वाले नहीं हैं, हम नहीं झुकेंगे, आप जो मर्जी कर लें। और यहाँ तक वो कह गए कि आप मुझे जगह बता दें, मैं वहाँ आ जाता हूँ, आप मुझे गोली मार दें, आप मुझे मार सकते हैं लेकिन आप मुझे झुका नहीं सकते। 74 साल का बाबा ज़ख्मी, जिससे बोलना में
बोलने में भी जिसको दिक्कत हो रही है, जिसको इतनी तकलीफ़ हो रही होगी लाजमी तौर पर, जिसके इतने टाँके लगे हुए हैं, और उसके अज़्म को आप देखें। मैं नहीं समझती थी वो इतने बहादुर, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बहादुर नज़र आए। तो रऊफ़ हसन साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं तो समझता हूँ अभी भी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ जो मेरे साथियों के साथ हुआ है। साथ आज़म सवाती भी बैठे थे, अब उनके साथ जो हुआ है वो तो आपको पता है। और बहुत सी ऐसी कहानियाँ, वो तो बाकायदा रो पड़े रऊफ़ हसन, आप दीदा हो गए कि मैं उनका जिक्र करता हूँ जो मेरे साथियों के साथ बीती है, तो मेरे से तो वो बर्दाश्त नहीं होता, मैं अपनी तो कोई बात ही नहीं करता, मेरे साथ तो कोई इतना ख़ास वाक़या नहीं हुआ। तो ये तक बात है। तो बहरहाल उन्होंने वाज़ेह तौर पर आज कहा कि जमहूरियत के धुएं में फ़र्द वाहिद की आमरीत कायम है। ये कब तक आप इस तरह से कायम रखेंगे, धौंस के साथ, जबर के साथ, ताकत के साथ? और मैं ये समझती हूँ कि जब डराने वाला डरा डरा के अपना हर हरबा आजमा चुका होता है, लेकिन आगे जो मजलूम है, डरने वाला है, वो डरने से अगर इनकार कर दे, तो फिर वो वक्त हुआ चाहता है कि जब डराने वाले को डरना चाहिए। फिर आपको पता लग जाना चाहिए कि अब आपकी ताकत ख़त्म हो चुकी है। जब आपके डरावे में लोग नहीं आ रहे, जब आपसे लोग खौफजदा नहीं हो रहे, और पहले तो फिर भी एक मिक्स सा होता था, कुछ लोग खौफजदा होते थे, कुछ रिस्पेक्ट करते थे। अब आप कहाँ पर खड़े हैं कि लोग ना आपसे खौफजदा हो रहे हैं, ना आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं? तो ये वो वक्त है कि अब आपको इस वक्त से खौफ खाना चाहिए। बहरहाल ये रऊफ़ हसन साहब की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद फिर जो सारी वारदात की इस्लामाबाद पुलिस ने वो, लेकिन उसके बाद जनाब अब सिचुएशन ये है कि हमाद अज़हर साहब ये भी बता गए हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सब सामने आएंगे, जल्द ही मुराद सईद भी सामने आएंगे, और अब अगला मरहला जो है तहरीक का, वो ज़्यादा एग्रेसिव वे में लीड करने जा रहे हैं PTI के लीडर्स बकौल उनके। तो लेट्स सी कि इसमें क्या होता है। लेकिन इस सारे में ये भी याद रखिए कि यास्मीन राशिद साहिबा की हालत बहुत ख़राब हुई रात को। कोट लखपत जेल में वो मुक़य्यद हैं, साल एक हो गया उन्हें, ना ट्रायल चल रहा है, ना कुछ आगे मामलात बढ़ रहे हैं, लेकिन मुसलसल उन्हें कैद में रखा हुआ है। बूढ़ी खातून हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, और सर्दी गर्मी हर तरह के मौसम को अब आम आदमी इस हीट वेव में सर्वाइव नहीं कर पा रहा, बीमार पड़ रहा है। तो जो शख्स ऑलरेडी इतना उम्र रसीदा हो, बीमार हो, उसको आप मज़ीद इस तरह की कंडीशंस में रखें जेलों में कि जहाँ पर लाइट भी चली जाती है घंटों घंटों, पंखा भी बाज़ का दस्तयाब ना हो, और फिर जिस तरह की वहाँ पे सफाई सुथराई के इंतज़ामात होते हैं वो भी हम सबको पता है। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि बीमार पड़ जाता है बंदा। तो यास्मीन राशिद साहिबा की भी हालत कल काफ़ी ख़राब हुई। उनको वॉमिटिंग्स रहीं, उनको लूज़ मोशंस की शिकायत रही, फिर उनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी राइज़ कर गया, और फिर ये भी पता चल रहा है कि वो शायद बेहोश हो गई। उसके बाद उन्हें फिर इमरजेंसी में सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, और वहाँ पर अब उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन देखिए ये बात समझने की है कि इस एज में इवन ये जो आपका डायरिया या इस टाइप की भी जो बीमारियाँ होती हैं ना, ये आप लाइट नहीं ले सकते। बाज़ुकात ये भी खुदा न खास्ता जानलेवा साबित हो जाती हैं। तो परवेज़ इलाही साहब हों या यास्मीन राशिद साहिबा हैं, या और बहुत सारे ऐसे कारकुन जो ज़ईफ़ हैं या बीमार हैं, उनके हवाले से इस कदर ब्रूटल किस्म का रवैया जो है स्टेट का, क्रूअल रवैया जो है स्टेट का, ये नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचाता है। और इस चीज़ को देखना होगा कि आप लोग अब इस चीज़ को बदलें, और मुझे लग रहा है कि ये अब बदलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बदलियाँ खड़ी हो गई ना, बहुत से लोग इन तमाम चीज़ों को कि जी परवेज़ इलाही साहब अगर रिहा हो गए हैं, या कुछ ज़मानतें मिल रही हैं, या इधर से हाई कोर्ट के जो जजेस हैं ये एक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को लोग जोड़ रहे हैं कि शायद कोई डील हो गई है, शायद कोई मामला तय पा रहे हैं PTI के। नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई डील वील नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी दूसरी तरफ से आप ये नहीं देख रहे कि बिल्कुल सीज़ फायर हो चुका हो। अभी भी हमें नज़र आ रहा है मुसलसल ये कल का हमला, 20 मुकदमात परवेज़ इलाही पर, और इमरान खान साहब के हवाले से जो साइफ़र केस में आज नई दरख्वास्त, फिर उसके बाद अलकादर ट्रस्ट को जिस तरह से तेज़ी से चलाया जा रहा है कि उसमें पहले उन्हें सज़ा हो, फिर इधर से ये मुकदमात ख़त्म हों, ये सारी आपको चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि उधर से लड़ाई अभी जारी है। ये नहीं हुआ कि उधर से उन्होंने कहा कि चलो भाई ठीक है, साइफ़र का जो भी हो रहा है फ़ैसला होने दो, या वो कह रहे हों कि चलो जी अब नए मुकदमात नहीं कायम करने, वो तो स्टिल चल रहा है। इधर हमाद अज़हर आए हैं, उधर इस्लामाबाद पुलिस पहुँच गई, तो कौन सी डील, काहे की डील? हाँ ये ज़रूर है कि फिर जहाँ पे अदालतें रेजिस्ट कर रही हैं, जहाँ पे वो प्रिवेल करना चाह सकती हैं, कर पा रही हैं, वहाँ पे वो कर रही हैं, उसकी वजह से आपको कुछ चेंजेस हालात में आने वाले दिनों में मज़ीद भी नज़र आएंगे। लेकिन वो अदलिया के खड़े होने की वजह से, वो किसी डील की वजह से नहीं है।
और अदलिया जो इस वक्त खड़ी हो रही है, ये मत समझिए कि उसकी डील इस्टेब्लिशमेंट या पीटीआई किसी एक के साथ नहीं है। इस वक्त जो अदलिया खड़ी हो रही है वो वाक़तन अपने इदारे के लिए, अपनी साख के लिए, अपने ज़मीर के मुताबिक खड़ी हो रही है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है हमारे जैसे मुल्कों में, लेकिन ये बात दुरुस्त है। और अगर आपको मेरी बात पे एतबार नहीं है तो आप उनकी बात पे एतबार कर लीजिए जो इमरान खान और पीटीआई के बहुत नाक़िद लोग रहे हैं। नजम सेठी साहब भी यही बात कर रहे हैं कि अदलिया जो खड़ी हुई है वो अपनी वक़ार के लिए खड़ी हुई है। और आज भी आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे ये बात करते हुए। आप मज़र अब्बास साहब को सुन लें कि असल में आप निज़ाम को वहाँ तक ले गए जहाँ पर एक जगह पे जाके सबकी बस हो गई है। अब सब कह रहे हैं इनफ इज़ इनफ। कितना होगा भाई आगे, कितना आप जलील करवाएंगे सारे सिस्टम को, उसमें जितने भी लोग मौजूद हैं जिनके थ्रू आप सब कर रहे हैं, तो वो उनकी भी बस हो गई है। तो ये अब अल्टीमेटली लोग इसलिए खड़े होने लगे हैं। तो ये इसको किसी डील के साथ जोड़ना, ये सिर्फ एक आप समझ लीजिए कि नया बयानिया बनाने की एक कोशिश है कि जी देख लें इमरान खान डटा बड़ा हुआ था, कह रहा था, लेकिन डील की है। हालांकि डील का मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर डील की होती तो अभी तक ये सूरत हाल ना होती जो अभी भी आपको लड़ाई की दूसरी तरफ से अटैक्स नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं जेल में, और उन्होंने भी ये कहा है कि अब बहुत हो गया, बर्दाश्त से बाहर है। रऊफ़ हसन के मामले पर काफ़ी जज्बाती हुए खान, और इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब अब ये दोबारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर अब पीटीआई के किसी भी लीडर पर, कारकुन पर इस तरह का अटैक हुआ तो हम फ़ौरन कॉल देंगे, फ़ौरन एहतजाज शुरू होगा, और फिर वो रुकेगा नहीं। बल्कि उन्होंने कारकुनान को कह दिया है कि आप तैयार रहें, अब एक फ़ाइनल कॉल आपको आएगी और हमें सड़कों पर निकलना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नज़र नहीं आ रहा। हम सिर्फ अभी तक इसलिए थोड़ा रुके हुए थे कि मुल्क की हालात ऐसे नहीं हैं कि हर वक्त सड़कों पर होकर एक अजीब इंतशार सा नज़र आए मुल्क में। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप यूं राह चलते हमें सड़कों पर गिराते फिर रहे हो। तो खान साहब ने भी तबले जंग बजा दिया है। आज उन्होंने अपने जो नायब तरामीम केस के हवाले से बात करते हुए ये भी कहा कि 30 मई को मेरा मैच है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भी काफ़ी इसके लिए एक्साइटेड लग रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एक दरख्वास्त भी दायर की गई है इमरान खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कि वो ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं वीडियो लिंक के बजाय। तो ये भी उनकी तरफ से किया गया। इसकी तो खैर इजाज़त मुझे मुश्किल ही है कि मिले, लेकिन बहरहाल नज़र यही आ रहा है कि वीडियो लिंक पे वो ज्वाइन ज़रूर कर पाएंगे। बाकी इमरान खान साहब ने कहा है कि जी जितना मर्ज़ी आप दबा लें, फांसी के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन पीछे नहीं हटूँगा। गद्दारी का मुकदमा चलाना है तो बेशक गद्दारी का मुकदमा चलाएं, उसके लिए भी तैयार हूँ। यानी वो अगेन वही उनकी जो डिटर्मिनेशन थी, उन्हीं बातों को उन्होंने दोहराया। साथ साथ उन्होंने ये बात की कि अगर आप इस तरह पीटीआई के लीडर्स के साथ करेंगे तो फिर ये मत भूलें कि बजट इजलास और ये सब हम नहीं चलने देंगे, और फिर जब लोग सड़कों पर होंगे तो आपके लिए मुल्क चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो खान साहब ने आज काफ़ी वार्निंग्स दे दी हैं। इसके अलावा जी एक और जो इम्पोर्टेंट आज मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान से। आज असद कैसर की जो सरबराही में एक वफ्द मिला है। बड़ा इम्पोर्टेंट ये सारा मामला था, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ना इधर थे ना उधर हो रहे थे। समझ नहीं आ रही कि वो मिलना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, लेकिन बहरहाल कुछ मुलाकातों के बाद लग रहा है कि बर्फ़ पिघली है। और आज जो एक मुश्तरका बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी उन्होंने बात की कि जी आइन की जो बहाली है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और इस एक नुक्ते के ऊपर हमारा कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। और वैसे भी हमारे कोई ऐसे इख्तिलाफ़ ज़ाती तो है नहीं कि जिनको पसे पुश्त ना डाला जा सकता हो। तो जिस अंदाज से मुल्क चलाया जा रहा है ये काबिल कबूल नहीं है, और इस जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ हमें सड़कों पर खड़े होना होगा। तो असद कैसर साहब की भी ऑलमोस्ट यही बात है, और मौलाना साहब की भी। लेकिन क्या वो मिल के तहरीक चला रहे हैं? क्या वो बाकायदा जो बहाली तहफ़्फ़ुज़ आइन एक बनाई है इन्होंने अलायंस, उसमें शामिल हो रहे हैं या नहीं, इसकी अभी प्रॉपर अनाउंसमेंट तो नहीं की है, लेकिन अंदर खाते कुछ चीज़ें तय ज़रूर हो गई हैं। और उन्हीं के बारे में उमर अयूब साहब कल इमरान खान साहब को जेल में ब्रीफ करेंगे, जिसके बाद फिर हतमी फ़ैसला जो है वो खान साहब करेंगे, गो हेड देंगे, और उसके बाद फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग है इस मुलाकात के ऊपर जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है इस पे जो नाक़दीन है वो भी बात कर रहे हैं कि जनाब देख लें ये हाल है, इमरान खान पहले तो इन्हें डीज़ल डीज़ल कहता था और आज जो है वो मौलाना बड़े डियर हो गए हैं। और इसके साथ ये भी बात खुद जो पीटीआई के बहुत सारे लोग हैं उनके अंदर भी एक बाहर तकसीम मौजूद है इस हवाले से कि मौलाना साहब के साथ आगे बढ़कर चला जाए या नहीं, वो काबिल एतबार हैं या नहीं। तो मैं वैसे ये सोच रही थी कि अगर मान भी लिया जाए कि मौलाना काबिल एतबार नहीं है और वो कोई बीच रास्ते में छोड़ जाएंगे, तो तब भी पीटीआई का क्या जाएगा।
अल्टीमेटली तो मौलाना खुद ही एक्सपोज होंगे। अगर कोई रास्ते में उन्होंने डील बना ली, कोई कल्टी खा ली या किसी कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ चले गए, तो उससे पीटीआई के लिए तो फिर भी विन विन सिचुएशन है ना। वो तो अपनी पोजीशन पे खड़ी होगी। मौलाना अगर ऐसे करेंगे तो मौलाना ही का सियासी नुकसान होगा। अगर आखिर तक उनके साथ चलेंगे तो फिर उसमें मौलाना को भी कोई सियासी फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो इसलिए अगर उन पे एतबार ना भी हो लेकिन वो साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो इसमें कोई पीटीआई का नुकसान नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ज़ाहिर सी बात है, आप बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी मौलाना तो पहले मुखालिफ रहे थे, तो मुखालिफत तो फिर नवाज शरीफ और जरदारी से भी है, क्या उनसे भी मिल लेंगे? तो खान साहब पहले भी ये कह चुके हैं और अभी भी उनका ये मौक़िफ़ इस पे जो है, जो मेरी एनालिसिस में है, कि वो ये समझते हैं कि इस वक्त अगर पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी भी उनसे बात करती इस सूरत में कि उन्होंने मैंडेट ना चुराया होता, तो खान साहब उनसे बात कर लेते। क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला था इलेक्शन के हवाले से और ये बात हो रही थी कि एक ही दिन पूरे मुल्क में इलेक्शन हो, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने एक कमेटी तश्कील दी थी, बातचीत का उन्हें कहा था और पीएमएलएन वगैरह के साथ बातचीत हुई थी उस वक्त पीडीएम2 के साथ। तो मकसद ये कि बातचीत तो सियासतदान करता ही है। सियासतदान के पास और क्या होता है? हथियार तो नहीं होता, गन्स तो नहीं होती जिसके ऊपर उसने किसी से बात मनवानी होती है, तो बातचीत के ज़रिए ही वो बात करता है। लेकिन यहाँ पर जो उसूली मौक़िफ़ उनका है वो ये है कि चूँकि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी एमक्यूएम ने मैंडेट चुराया है, लिहाजा इसलिए उनके साथ बात नहीं हो रही। मौलाना से और जो माजी में इख्तिलाफ़ात रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन उन्होंने मैंडेट नहीं चुराया और वो इस हुकूमत को तस्लीम भी नहीं कर रहे, इस पे खामोश नहीं हुए, तो इसलिए उनके साथ बात हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली अगर इमरान खान साहब की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो जो उनके फॉलोअर्स हैं वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही लेंगे। लेकिन मीडिया पर ये ज़रूर चलता रहेगा कि जी ये तनकीद भी होती रहेगी और जो मुखालिफिन हैं वो ये तनकीद भी करते रहेंगे कि ये सब कुछ एक डील की वजह से हो रहा है। अदलिया का खड़ा हो जाना, मौलाना का पीटीआई के साथ मिल जाना और फिर कुछ जो पीटीआई के लोग हैं वो मंजर आम पर आने लगे हैं, कुछ रिहा होने लगे हैं। तो ये सब कुछ जो है ये खुद ब खुद नहीं हो रहा, ये किसी वजह से हो रहा है। तो वो कुछ लोग उसकी वजूहात भी ढूंढते रहेंगे, तो ठीक है, वो वजूहात भी बिल्कुल तलाश करनी चाहिए। हम लोग भी एज़ ओपन माइंड सहाफ़ी ये ढूंढते हैं कि हो सकता है भाई पीछे वजूहात भी हों, लेकिन अभी तक तो हमें कोई वजूहात मिली नहीं है और मुझे तो ऐसी कोई अलामात भी नहीं मिली जिसकी वजह से मुझे लगे कि हाँ जी कोई पीछे वजह चल रही है। सिवाय इसके कि मुझे ये लगता है कि सिस्टम अपने तौर पर भी एक रेजिस्टेंस जो है वो इस ब्रूटल निज़ाम के ख़िलाफ़ शो कर रहा है और अदलिया की भी बस हो रही है, अंदर सिस्टम में भी बहुत से लोगों की बस हो रही है। इवन जो पुलिस के बहुत सारे बाज़ुकात लोग होते हैं वो जब अंदर खाने पीटीआई के लोगों, वर्कर्स के साथ, सहाफ़ियों के साथ बातचीत करते हैं तो वो ख़ुद इस बात का जिक्र कर रहे होते हैं कि हम भी अब तंग आ गए हैं, हम भी ये सब नहीं करना चाहते। हम भी घर जाते हैं तो हमें भी घर वाले बातें सुनाते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि सब के सब एक ही तरह सोच रहे हैं या 100% लोग गलत ही हैं हर तरफ। ज़ाहिर है हर तरह के लोग हैं और अब एक लिमिट तक आप कर लेते हैं चीज़ें, उसके बाद फिर सबकी आहिस्ता आहिस्ता बस भी होने लगती है। और फिर एक और जो चीज़ बदलने वाली है वो ये है कि जब एक कोई सेगमेंट खड़ा होता है तो फिर दूसरे को भी हौसला मिलता है कि देखो जी अगर वो डट के खड़ा हो गया तो इधर से भी किसी ने हिम्मत दिखाई, इधर से कोई खड़ा हुआ है तो तीसरे ने भी कोई हिम्मत दिखाई। तो फिर इसी तरह एक दूसरे को देख कर लोगों में थोड़ी स्ट्रेंथ आती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।